क्या E10 पेट्रोल अब वापस आने वाला है? क्या अब सरकार के अंदर यह बात छिड़ गई है कि E20 सिर्फ और सिर्फ E20 से अब बात नहीं बनेगी, E10 लाना पड़ेगा? पब्लिक का प्रेशर इस तरीके का है। शायद पब्लिक सही बोल रही थी, शायद जो लोग इसकी आलोचना कर रहे थे कि आपने E10 का विकल्प ही हटा दिया है, वो लोग सही थे। सरकार में इस पर मंथन इस तरीके से शुरू हो गया है कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन खुद इंडियन एक्सप्रेस में आ करके अब एक लेख लिख करके ये कह रहे हैं कि ब्रिंग बैक E10 ओल्डर फॉर ओल्डर व्हीकल्स, वर्कआउट द फूड वर्सेस फ्यूल ट्रेड ऑफ। कि क्या इथेनॉल खूब ज्यादा मिश्रण करने से एक्चुअली कोई फायदा भी है या नहीं है, ये भी वो चीज कह रहे हैं। बहुत जबरदस्त मंथन शुरू कर दी है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी कि मुख्य आर्थिक सलाहकार ने ये लेख लिख करके। और अब वो जो दो लोग जो मुख्य रूप से सरकार में इसकी पैरवी कर रहे थे, हरदीप पुरी और नितिन गडकरी, वो अब क्या चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को भी दिमागी नक्सल बोल करके पुकारेंगे? ये तो आपके अपने हैं ना। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में डबल चेक पर। तो ये लेख है जो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। आज ही इंडियन एक्सप्रेस में सुबह नजर पड़ी तो फोटो खींच करके पहले तो ट्वीट किया, उसके बाद मैं देख रहा हूं अब तमाम जगह यही फोटो घूम रही है, तमाम जगह इसके बारे में बात होनी शुरू हो गई है। और बात होना लाजमी भी है क्योंकि बात इस तरीके की कही गई है जो बहुत ही नुआंस्ड है, इन अदर वर्ड्स दिमागी है। अगर आप बहुत बारीकी से इसको पढ़ें इस पूरे लेख को तो आपको समझ में आ जाएगा कि वी अनंत नागेश्वरन बहुत ही नुआंस्ड पॉइंट, बारीक नब्ज को पकड़ करके अपनी बात सामने रख रहे हैं। उनका यह कहना है कि एक दिक्कत हो सकती है पुरानी गाड़ियों की, तो ये दिक्कत आप तुरंत खत्म कर सकते हैं E10 का एक ऑप्शन लोगों को दे करके। अब यही चीज तो पहले दिन से कही जा रही थी, जो सरकार ने सिरे से खारिज कर दी, हरदीप सिंह पुरी ने सिरे से खारिज कर दी। क्यों खारिज कर दी? अब आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी यही चीज बोल रहे हैं। अब पलट करके या तो आप ये नीति बदल दें या फिर आप अपना चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बदल दें, क्योंकि जब आपकी सरकार के अंदर से ही इस तरीके की बात आ रही है और अब अगर आप नजरअंदाज करेंगे तब तो फिर ये ऐसे जाहिर सी बात है कोई अहित में लिया हुआ फैसला लगेगा कि नहीं हमें E20 पर ही रहना है। आप देख लीजिए देश क्या कर रहा है। देश ने यह फैसला ले लिया है पेट्रोल गाड़ी जो कि E20 कंप्लायंट है, वो क्योंकि आप E25 E27 और इन सब के बारे में बात कर रहे हैं, इस चक्कर में उसकी सेल गिर गई है क्योंकि लोग इस चीज को लेकर के डरे हुए हैं। आज हम E20 ले लें, कल को E27 स्टैंडर्ड बन जाए या E25 स्टैंडर्ड बन जाए, E30 बन जाए, क्या पता, सरकार कुछ भी कर सकती है। आओ CNG ले लें, आओ डीजल ले लें, आओ EV ले लें, पेट्रोल की गाड़ी धरी की धरी। तो ऐसे में इसका अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। पेट्रोल स्टेशन में धीरे धीरे पुरानी गाड़ी में लोग एक ऐसा तेल डलवाएंगे जो उनकी गाड़ी के लिए बना नहीं है। नई पेट्रोल गाड़ी लोग लेंगे नहीं। तो आप समझ रहे हैं, मतलब जो तेल जिस चीज के लिए बना है वो लोग लेंगे नहीं। पुरानी गाड़ी में जबरदस्ती ये वाला तेल डलवाएंगे और ऑटो इंडस्ट्री पर सीधा इसका भार पड़ेगा। तो अर्थव्यवस्था पर तो असर पड़ रहा है, ऑलरेडी पड़ना शुरू हो गया है। बस यही चीज ये लेख बात करती है जो वी अनंत नागेश्वरन ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है। इसके कुछ अंश मैं आप लोगों को बता दूं। ये देखिए, ये कुछ स्लाइड्स हैं आपके स्क्रीन पर, एक एक करके आएंगी जिससे आपको एक आइडिया मिलता रहेगा। मोदीज ओन वांट E10 पेट्रोल बैक। ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वी अनंत नागेश्वरन। इनका ये कहना है कि CEA हैज को-ऑथर्ड हार्ड हिटिंग पीस ऑन फूड वर्सेस फ्यूल ट्रेड ऑफ। वो ये कहते हैं कि E10 वापस लाओ। वो ये एक बात भी चेताते हैं जिसमें वो कहते हैं वंस लैंड एंड वाटर लॉक्ड इनटू फ्यूल पुल बैक इज पेनफुल। अब बहुत मुश्किल होगी अगर आपने बहुत ज्यादा इसको पेनिट्रेट करा दिया। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं, लेकिन जो सिग्नल उन्होंने सरकार को दे दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण सिग्नल उन्होंने दिया है। तो एक चीज जो इनके आर्टिकल में, ये उसके कुछ अंश मैंने यहां पर निकाले हैं उस आर्टिकल के, और उसमें अपनी एनालिसिस देने का प्रयास किया है, तो प्लीज ये देखिएगा। E20 रीक्स engines and empties the tank faster। उनका यह कहना है कि जो E20 के खिलाफ एक E20 सोशल मीडिया एंगर है, लाउड सोशल मीडिया चार्ज वो है, लेकिन इसके साथ साथ आप वो बार बार ये भी बोलते हैं कि E20 के इतने नुकसान नहीं हैं जितने ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके गिनाए जा रहे हैं। हाँ, पुरानी गाड़ियों में जरूरी है
और पुरानी गाड़ी जिनके पास है, ओल्डर, देखिए स्पेशली एंग्री अमंग ओल्डर व्हीकल ओनर्स, बट ही डिसमिसेस इट आउटराइट वुड बी अ मिस्टेक। मतलब इसको पूरी तरीके से पुराने ग्राहकों की चिंता को नजरअंदाज कर देना ये सही नहीं होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात इस आर्टिकल में आई है। फिर वो कहते हैं कि एविडेंस डज नॉट सपोर्ट द फियर ऑफ डैमेज। ये जो कहा जा रहा है कि इंजन बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा, एविडेंस ये चीज नहीं बताती है। तो यहां अनंत नागेश्वरन ने एक नुआंस्ड पॉइंट रखा। उन्होंने बोला इथेनॉल कैरीज अबाउट 2/3 द एनर्जी ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर E20 आपको थोड़ा कम दूर लेकर के जाएगा, इस वजह से माइलेज ड्रॉप होती है। एनर्जी पेनल्टी इज अराउंड 6 to 7%, नॉट 30%। उनका यह कहना है कि 6 से 7% की आपकी एवरेज भले ही गिर सके, 30% नहीं गिरेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन एक्चुअली कम होते हैं। मैं बिल्कुल भी इस चीज को डिनाई नहीं करता हूं जो वो गुण गिना रहे हैं, ये बात सच है। इट इज अ क्लीनर फ्यूल, आई एग्री। लेकिन यहां पर बात सिर्फ और सिर्फ एक फ्यूल को थोप देने की है। वो मेरी गाड़ी तुरंत खराब करेगा, नहीं करेगा, क्या करेगा, वो सारी बहस ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन यहां पर बात सिर्फ और सिर्फ एक ये हो रही है, मेरी गाड़ी अगर उसके लिए बनी ही नहीं है तो आप थोड़ा बहुत डैमेज और थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके जो बोल रहे हैं, क्योंकि आपने 2030 की डेडलाइन को एडवांस कर दिया, यहां बात वो हो रही है। और ये पूरी तरीके से आप इससे पार पा सकते हैं अगर आप एक विकल्प दे दें। तो यहां पर उन्होंने यही नुआंस सामने रखने की कोशिश की है। अनंत नागेश्वरन यूनाइटेड स्टेट्स का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुत टेक्निकल डिटेल्स है, इस वजह से उसमें नहीं जाऊंगा कि ग्लोबल एविडेंस क्या है। फिर वो ARAI की बात करते हैं, इंडियन ऑयल प्लस पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट्स, उनकी बात कर रहे हैं कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ARAI की रिपोर्ट अनंत नागेश्वरन नहीं बोलेंगे, लेकिन वो रिपोर्ट तो पब्लिक हुई ही नहीं, हम लोग तो जानते ही नहीं है उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में तो ये कहा गया है कि ARAI रबर पार्ट्स के डैमेज होने की बात करता है, लेकिन वो रिपोर्ट साझा और पब्लिक नहीं की गई है। तो फिर ये चीज हम कैसे मान सकते हैं? लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आर्टिकल में ये बात लिखी है। अब आता है जेन्युइन एक्सपेक्टेशन अनंत नागेश्वरन के राइटअप में। वो कहते हैं कि करीब 80 मिलियन ओल्डर टू व्हीलर्स आर द प्रॉब्लम। आप समझ रहे हैं ये आबादी कितनी हुई? 75 से 80 मिलियन। 80 मिलियन मतलब 8 करोड़। ये जो पुराने टू व्हीलर हैं, जो कार्बोरेटर पर चलते हैं, BS4 से पुराने, कार्बोरेटर जो है वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को ब्लेंड में सहन नहीं कर पाता, वो उसके लिए बना ही नहीं है। इंजन ड्रॉज इन टू लिटिल फ्यूल फॉर द एयर इट टेक्स, यानी कि वो फ्यूल कम लेगा, हवा ज्यादा ले लेगा, इस वजह से वो इंजन गर्म होने लगेगा। तो जो पुरानी गाड़ियां हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा आ सकती है, क्योंकि वो उसके लिए बने नहीं है। और वो आबादी कितनी बड़ी है वो देखिए, आप इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है, 75 से 80 मिलियन, बहुत बड़ी संख्या होती है। तो उनका यह कहना है कार्बोरेटर पर चलने वाली जो गाड़ियां हैं और इथेनॉल, इससे इंजन गर्म हो जाता है, और यही एक दिक्कत है जो लगातार आ रही है, जो उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है। फिर वो कहते हैं कि रेट्रोफिट कर दें अगर आप, तो वो सील सस्ती है, लेकिन 80 मिलियन लोग उसको कर लें अपनी अपनी गाड़ी में, तो वो बड़ा महंगा है, बहुत खर्चीला काम है। अब आप सोचिए ना, सब लोग अपनी अपनी गाड़ी फिट कर रहे हैं E20 कंपैटिबल बनाने के लिए, तो इतना लोग, दिक्कत होती है ना लोगों को। फिर वो कहते हैं द लोअर ब्लेंड फ्यूल क्वाइटली वैनिश्ड फ्रॉम पंप्स। ये उन्होंने एक बड़ी चिंता की बात बताई कि रोड मैप रिक्वेस्टेड अ लोअर ब्लेंड फ्यूल रिमेन ऑन सेल फॉर दीज ओल्डर व्हीकल स्पेशली। अब यही वो बात है जो यहां पर इस आर्टिकल के शीर्षक में भी है, ये देखिए, ब्रिंग बैक E10 फॉर ओल्डर व्हीकल्स। तो इस स्लाइड में वो कहते हैं कि पुरानी गाड़ियों के लिए एक E10 उपलब्ध होना चाहिए था। दैट फ्यूल क्वाइटली डिसअपियर्ड फ्रॉम द पंप्स, एकदम से वो फ्यूल जो गायब हुआ, इट नीड्स टू रिटर्न, रिस्टोरिंग E10 इज द प्रैक्टिकल फिक्स। आज की रेट में E10 को आप वापस ले आएंगे कुछ समय के लिए, धीरे धीरे, यही तो बात सब लोग कह रहे हैं। पुरानी गाड़ियां जब तक सड़क पर जिंदा हैं, बहुतायत में हैं, तब तक आप एक E10 फ्यूल का ऑप्शन रखिए, और उसके बाद 4-5 साल में धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली उनकी संख्या कम हो जाएगी, नई गाड़ियां आ जाएंगी, तब आप धीरे धीरे उसको हटा दीजिएगा, फेज आउट कर दीजिएगा। सारी दुनिया में धीरे धीरे ही पॉलिसी चेंज होती है। एक हम लोगों ने इथेनॉल के केस में जल्दबाजी की, और फिर उस जल्दबाजी को जस्टिफाई करने का प्रयास किया। अब मोदी सरकार में खुद कार्यरत मुख्य आर्थिक सलाहकार यह कह रहे हैं कि इस जल्दबाजी से नुकसान होगा, E10 पेट्रोल वापस आ जाना चाहिए। अब देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने बोल दी। अब सरकार सुनेगी या इनको भी दिमागी नक्सल बोल देगी, मैं नहीं जानता हूं।
ब्रिंग बैक E10 अलोंगसाइड E20, यानी कि आप E20 रखिए लेकिन उसके साथ पुरानी फ्लीट के लिए E10 भी आप उपलब्ध करा के रखिए। लोअर्स द टोटल इथेनॉल यूज इंस्टेड ऑफ रेजिंग इट। तो उनका ये कहना है कि ये इसमें इथेनॉल कंजम्पशन भी होता रहेगा। प्रोटेक्ट्स द एग्जिस्टिंग फ्लीट वाइल रेट्रोफिट प्रोग्राम्स कैचेस अप, यानी कि जो लोग जल्दी से अपनी गाड़ी को E20 कंपैटिबल बना रहे हैं उनको भी समय मिल जाएगा कि वो तब तक ये ईंधन इस्तेमाल करें E10 वाला, और उतने में अपनी गाड़ी को आगे रेट्रोफिट भी करा लें। प्लस नई गाड़ियां आती रहेंगी अगर लोग पेट्रोल की गाड़ियां खरीदते हैं तो। फिर वो एक चुनौती देते हैं और यहां से कहानी एकदम ही पलट जाती है, क्योंकि अब वो नीति पर ही सवाल उठा रहे हैं। E20 से आगे जाने की जरूरत भी है या नहीं, कितना ब्लेंडिंग कर लें जो ज्यादा ब्लेंडिंग हो जाएगी। अब ऐसे तो आप ब्लेंडिंग खेलते रहिए कि ये ब्लेंडिंग करते रहिए, ब्लेंडिंग अलहुआ ब्लेंडिंग। उनका यह कहना है मूविंग फ्रॉम E20 टू E27 और E30 इज अ डिफरेंट डिसीजन, अलग फैसला है। देयर दैट इज वेयर फ्यूल बिगिंस टू क्राउड आउट फूड, क्योंकि खाने को ही तो पिघला करके इथेनॉल बन रहा है। तो कितना खाना खाया जाए और कितना हम उत्पाद करें जिससे हम ईंधन बनाएं। engine argument is settled, food versus fuel argument is not. This is the real trade-off the nation must confront. देखिए बहुत तीखी बात उन्होंने बोल दी है। अब क्रूड ऑयल वर्सेस एडिबल ऑयल बिल्स, ये देखिए उनका क्या कहना है कि आप जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल, वो 11 से 12 लाख करोड़ रुपए का हमारा बिल होता है उसका। उसके बाद जो एडिबल ऑयल, खाने का जो तेल है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें 1.6 टू 1.75 लाख करोड़ रुपीस है। यानी कि जो क्रूड ऑयल हमने कम किया है अपने बिल को, वो 3 से 4% किया है। लेकिन इंडिया कुकिंग ऑयल सेल्फ सफिशिएंसी वो अभी 40% पर ही है। तो यहां ज्यादा बड़ी क्राइसिस है हमारे पास। एडिबल ऑयल गैप लुक्स लेस डॉन्टिंग and is far more closable. India aims to achieve 72% by 2030 to 31. ये एक इंपॉर्टेंट बात वो बोलते हैं। मक्का, मेज नाउ सप्लाइज हाफ ऑफ इंडियाज इथेनॉल। अब ये इसलिए होता है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर आप शुगर केन इस्तेमाल करें या फिर अगर आप टूटा चावल भी इस्तेमाल करें तो इनके उत्पाद में पानी बहुत लगता है। मेज में पानी थोड़ा सा कम लगता है और इस वजह से अगर उससे इथेनॉल बनाया जाएगा तो आप पानी की खपत कम करेंगे। अशोक गुलाटी से हमने बातचीत की, उनका भी यही कहना था। तो इनका यह कहना है कि मेज से सप्लाई तो हो रही है इंडिया की इथेनॉल। ग्रेन्स टुगेदर नियरली 67% ऑफ इथेनॉल फीडस्टॉक। मेज competes with soybean, groundnut and mustard. Same fields, two forces pull land towards it. Ethanol from maize is procured at a fixed price well above sugarcane root. अब इनका यह कहना है कि ये सारी चीजों को हमें ध्यान से रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि लोग ईंधन बनाने के चक्कर में लोगों के खाने के लिए खाना बनाना कम कर दें कि भाई चलो ईंधन में तो हमारा फिक्स रेट पे बिकेगा ही, तो फिर क्यों, ठीक है हम भी पैसा ज्यादा कमाएं, फिक्स रेट मिलेगा। ऑयल सीड फार्मर लूजेस ट्वाइस। उनका यह कहना है लेफ्ट ओवर ग्रेन फ्रॉम डिस्टिलेशन सोल्ड एज एनिमल फीड undercuts soybean meal prices, drags down soybean prices overall. Oilseed farmer is hit on both the crop and the byproduct market. वो एक टेक्निकल बात यहां पर बता रहे हैं। फिर वो पानी की सच्चाई को बताते हैं कि हजारों हजार लीटर पानी लगता है सिर्फ 1 लीटर इथेनॉल बनाने में। तो ऐसे में ऐसी जगहों पर आप इथेनॉल बनाएं जहां पर पानी बहुतायत में उपलब्ध हो या जहां बाढ़ पीड़ित इलाके हों, वहां पर तो समझ में आता है जैसे पुराने जमाने की खेती होती थी। लेकिन अब क्या होता है, ये देखिए लास्ट पॉइंट लिखा है, केन इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका ड्रॉज हेविली ऑन ऑलरेडी स्ट्रेस्ड सोर्सेज। हो ये रहा है कि अब महाराष्ट्र वगैरह जैसी की जगहों पर आपने ये उगाना शुरू कर दिया है गन्ना, उसके बाद फिर आप इथेनॉल की फैक्ट्री में भी उसको सप्लाई कर रहे हैं और ज्यादा कर रहे हैं, तो ऐसे ही वाटर टेबल कम है, उसके बाद और पानी सोखने वाली क्रॉप्स आप और उगा रहे हैं क्योंकि वो ईंधन के लिए भी चाहिए, क्योंकि चीनी की मिलें वहां पर हैं, डिस्टिलरीज वहां पर हैं। तो ये एक बात वक्त वक्त पर लोगों ने उठाई है, लेकिन सरकार के अंदर रहते हुए सलाह देते हुए मुख्य आर्थिक सलाहकार के मुंह से जब बात निकलती है तो इसको दिमागी नक्सल नहीं बोला जा सकता। सरकारी नीति का विरोध कर रहे हैं वो, यानी कि सरकार ने जिस चीज को पुश किया है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहते हुए ये बात बोल रहे हैं, तो फिर क्या सरकार इस बात को मानेगी या नहीं मानेगी। क्लाइमेट केस भी अनसेटल्ड है कि क्लाइमेट को कितना इससे लाभ होता है या नहीं होता है। ये इस पे भी बहुत सारे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट का ये कहना है, एनी ब्लेंडिंग बियॉन्ड E20 वुड कम ऑलमोस्ट एंटायरली फ्रॉम ग्रेन, यानी कि खाद्य उत्पाद से आएगी।
इंडिया की जो लाइफ साइकिल स्टडीज हैं, दे डू नॉट अग्री ऑन वेदर ग्रेन इथेनॉल इज क्लीनर, कि वो उससे सफाई होगी या नहीं। मैं आपको ये भी बता दूं, जितने एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं उनका ये कहना है कि आप जब चावल बनाते हैं तो उसमें भी इतनी टॉक्सिक गैस रिलीज होती है कि आप ये मत समझिए कि वो बड़ा स्वच्छ है, क्योंकि उसके उत्पाद में जो गैस बन रही है वो भी पर्यावरण को उतना ही नुकसान पहुंचा रहा है। आपकी गाड़ी से CO2 नहीं निकल रहा है, लेकिन बनते वक्त जो गैस निकल रही है उसका क्या। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसी चीज की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। उनका यह कहना है कि E20 पॉलिसी से ठीक है, आपको लाभ मिल रहे हैं, लेकिन उसके कुछ कॉस्ट भी हैं, उसकी एक रकम भी चुकानी पड़ेगी। सम मूव्स आर इजी टू अंडू, अदर्स आर नॉट। कुछ चीजें आसान हैं, जल्दी से उनको किया जा सकता है, बाकी सारी जल्दी से नहीं की जा सकती हैं। तो इस वजह से जो किया जा सकता है उसको जरूर करना चाहिए। अब समिंग अप, क्या कह रहे हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर? उनका यह कहना है कि लोअर ब्लेंड आप वापस ले आइए, E10 पुरानी गाड़ियों के लिए। पानी का और वाटर डिस्टॉर्शन और प्राइस जो है मेज का, उसको आप तय कीजिए। दोबारा देखिए इंपोर्ट ड्यूटी एडिबल ऑयल की, टू सपोर्ट पुश टुवर्ड्स डोमेस्टिक सेल्फ सफिशिएंसी, ताकि लोग बाहर से ना इंपोर्ट करने लगे। और E20 तक ही रुकिए जब तक हमारी फूड वर्सेस फ्यूल ट्रेड ऑफ पूरी तरीके से ना हो जाए। तो उसके बाद फिर वो इंजन राव के बारे में भी बात बोलते हैं। उनका ये कहना है कि भाई इंजन को तकलीफ और ये सारी चीजें, ये कभी मुद्दा उतना बड़ा था ही नहीं जिसको लेकर के इतना हल्ला कटा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो इस आर्टिकल में वी अनंत नागेश्वरन कह गए हैं। मैंने फिर बोला, बहुत ही नुआंस्ड आर्टिकल है जिसकी एक एक डिटेल में आज सुबह से हम लोग गए, हमने स्टडी किया। मुझे ऐसे लगता है सरकार के अंदर से ये सबसे ज्यादा सबसे स्पष्ट तरीके से सरकार को इथेनॉल पॉलिसी पर बात कही गई है। पहली बार, मैंने इससे पहले कभी भी इतनी स्पष्ट बात नहीं, हमेशा बाइनरीज में बात हुई, बहुत अच्छा है वर्सेस बहुत घटिया है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये क्या चीज करनी है और उसको कैसे ठीक करना है, उसके ऊपर एक बहुत जरूरी आर्टिकल है, आप लोग भी पढ़िएगा जरूर। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्या E10 इसके बाद वापस आ जाएगा? हम देखेंगे। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।